हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एसएससी एमटीएस की एग्जाम का जो है आयोजन यहाँ पे करना आरंभ हो चुका है और 1 सितंबर की समस्त शिफ्टों का यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है। उसके पश्चात जो 2 और 3 सितंबर को किसी प्रकार से आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम नहीं थी, तो हमने क्या किया है कि जो अभी हाल ही में जो एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम का आयोजन किया गया है, जी हाँ, सीएचएसएल का एग्जाम का आयोजन किया गया है, उसका भी हमने एनालिसिस करवाया था। तो उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे, जी हाँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में हमने कल के सेशन में चर्चा की है और आज के सेशन में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिपीट हर शिफ्ट में या प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन किए गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करने वाला है। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो का सेशन आप सभी को जल्द मिल सके। और दोस्तों, जब आपकी 4 सितंबर को एग्जाम होने वाली है तो उसका सेशन भी आपको आज रात को मिलने वाला है, जो कि आज दोस्तों 4 सितंबर की समस्त शिफ्टों में जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वह 100% रियल आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार सेशन को और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो संविधान की बात करते हैं तो विधि का शासन है जो कि है इंग्लैंड देश से लिया गया है। जी हाँ, इंग्लैंड देश से विधि का शासन लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें डीपीएसपी तत्व भी कहा जाता है, जी हाँ, डीपीएसपी तत्व भी कहा जाता है और यह भारत में दोस्तों जो संविधान में है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है, ये संविधान के जो अपने भाग है, भाग नंबर 4 के अंदर, जी हाँ, भाग नंबर 4 में है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल की बात करते हैं तो भाग 4 में दोस्तों ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जी हाँ, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये भारत के संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से 51 तक जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद आते हैं उनमें दोस्तों जो भारत के नीति निर्देशक तत्व को निहित किया गया है और ये दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक से कि 2020 में रजत जो है भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों बात करते हैं, भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। जी हाँ, जो टोक्यो ओलंपिक होते हैं उसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिनमें हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की जो है 1 गोल्ड जीता है, सिल्वर की बात करते हैं तो 2 सिल्वर पदक जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक की बात करते हैं तो भारत टोटल 4 पदक जीता है। और दोस्तों ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल दोस्तों भारत यहाँ पे 7 पदक जीता है। अब बात करते हैं गोल्ड पदक किसने जीता है? तो जो स्वर्ण पदक है नीरज चोपड़ा ने जीता है और किस खेल में जीता है? तो दोस्तों भाला फेंक खेल में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही बात करते हैं भाला फेंक है जो किसे, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। जी हाँ, जेवलिन थ्रो भी इसे कहा जाता है, जेवलिन थ्रो भी इसे कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है वह जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के अंदर जीता है और नीरज चोपड़ा है जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर में या एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अब बात करते हैं रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक है दोस्तों जो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है और रवि दहिया है, रवि दहिया ने दोस्तों यहाँ पे रेसलर कुश्ती के अंदर जो है रजत पदक जीता है। कांस्य पदक की बात करते हैं तो कांस्य पदक है लवलीना बोरगोन ने मुक्केबाजी में जीता है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है, बजरंग पूनिया ने यहाँ पे, बजरंग पूनिया है जो कि कुश्ती के अंदर ये जीतते हैं और पुरुष हॉकी टीम है जो कि संयुक्त रूप से यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती है। जी हाँ, जो पुरुष हॉकी टीम है उसने भी यह पदक जीता है। तो इस प्रकार से दोस्तों गोल्ड पदक 1 है, सिल्वर पदक 2 है जो कि मीराबाई चानू, रवि दहिया ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल 4 है जो लवलीना बोरगोन, पीवी सिंधु और बजरंग पूनिया और पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पे संयुक्त रूप से जीती है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कॉपर का दोस्तों जो प्रतीक होता है इस प्रकार से कॉपर को लिखा जाता है और इसका दोस्तों हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की या परमाणु संख्या की तो ये दोस्तों 29वें नंबर पर आता है। इसके बाद में दोस्तों जिंक आता है। तो यदि दोस्तों आपको जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 1 से लेकर यदि आपको परमाणु क्रमांक 30 तक तो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, जो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक होते हैं। और यदि दोस्तों आपको जो परमाणु टेबल होती है उसका तो यहाँ पे गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से यदि
जो आपको बायो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह केमिस्ट्री के अंदर से ही पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री से यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको आउट सारणी से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो 1 से लेकर जिंक तक दोस्तों आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तो समस्त के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह आपको समस्त पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हिंदुशाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हिंदुशाही साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इस साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो 822 ईस्वी में इसकी स्थापना कल्लर के द्वारा की गई थी। तो जी हाँ, जो हिंदुशाही साम्राज्य है इसकी स्थापना कल्लर के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, तो 822 ईस्वी के अंदर कल्लर के द्वारा हिंदुशाही साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और बात करते हैं इनकी राजधानी, तो इनकी 3 राजधानियां थी, एक है कबूल है, एक उडबंदापुरा है और लाहौर है। तो ये इस प्रकार से इसकी 3 राजधानियां रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2003 में किस पंडवानी संगीतकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो जो पंडवानी जो संगीतकार है उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं पंडवानी है जो कि छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। तो दोस्तों जो पंडवानी है वह है छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। और इस कला के लिए दोस्तों किस संगीतकार को, तो तीजन बाई को, जी हाँ तीजन बाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने, जी हाँ आंध्र प्रदेश ने जो है ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने है जो आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से दोस्तों इसे अपनाया है और इसके माध्यम से ही ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया है या प्रतिबंध लगाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है याओसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो याओसंग उत्सव है जो कि मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ, याओसंग उत्सव है जो मणिपुर में अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो हरियाणा सरकार को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं भारत जितने भी मेडल जीतता है, जी हाँ भारत जितने भी मेडल जीतता है उनका दोस्तों यहाँ पे 50% से ज्यादा जो है रेशियो हरियाणा का रहता है। तो दोस्तों हरियाणा है जो दूध छाछ की नगरी है और यहाँ पे दोस्तों काफी उत्कृष्ट खिलाड़ी हरियाणा ने दिए हैं। चाहे वह दोस्तों यहाँ पे जो गोल्ड मेडल, जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं, कुश्ती में रेसलर में जीतते हो, चाहे कुश्ती में जीतते हो, या दोस्तों अभी जेवलिन थ्रो में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो स्वर्ण पदक जीता है वह स्वयं भी हरियाणा से संबंधित है। और हरियाणा से दोस्तों काफी यहाँ पे मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार को ही उत्कृष्ट जो काम करने के लिए खेलों में उन्हें जो राज्य सरकार है उन्हें अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया जाता है, तो हम बात करते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की। जी हाँ 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन होता है उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जी हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन होता है उसके अंदर पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जी हाँ जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों जो उत्तर भारत के अंदर बात करते हैं जो गंगा नदी के अलावा यदि जो पंच नदी जिन्हें कहा जाता है उनमें कौन कौन सी नदियां आती है, तो दोस्तों उसमें सिंधु नदी आती है। सिंधु के अलावा सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज नदी है। तो ये दोस्तों जो है सतलज नदी है ये संयुक्त रूप से दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जी हाँ जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में यहाँ पे ये जो बहती है, जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, दोस्तों इस प्रकार से ये बहती हुई जाती है और पाकिस्तान के पठानकोट में मिलती है। और ये अपना जल है जो कि यहाँ पे अरब सागर के अंदर गिराती है। तो यह भी पता होना चाहिए पंचनद जिन्हें कहा जाता है उनमें सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज आता है। और दोस्तों जो इन जो नदियों है या सिंधु नदी जो जल विवाद है 1960 के अंदर होता है और इसमें जो समझौता होता है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं जिनमें सिंधु झेलम चिनाब है इनका 80% पानी का उपयोग यहाँ पे पाकिस्तान करता है।
और यहाँ पे जो 20% पानी का उपयोग है जो कि भारत के द्वारा किया जाता है। और जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इसके 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है और इसके जो 80% पानी का उपयोग है वह भारत के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर होता है, जी हाँ, सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर होता है, उसमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं उसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, जबकि 20% पानी का उपयोग भारत के द्वारा, और जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, उनके 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा और 80% पानी का उपयोग है जो कि भारत के द्वारा किया जाना तय किया गया था। तो इस प्रकार से सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर होता है। ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति को क्या कहते हैं? तो हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति होती है उसे ड्रमलीन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो चरी नृत्य है वह राजस्थान का एक लोक नृत्य है और यह गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कि फल्गुबाई है, आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, फल्गुबाई है जो कि चरी नृत्य की नृत्यकार है। साथ ही हम बात करते हैं राजस्थान के अन्य कौन से लोक नृत्य है? तो अन्य लोक नृत्य में कालबेलिया आता है। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य आता है। कालबेलिया के साथ ही दोस्तों यहाँ पे घूमर नृत्य आता है, घूमर नृत्य आता है, गैर नृत्य आता है, भवई नृत्य आता है, गैर नृत्य, भवई नृत्य, चरी नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से अन्य जो मुख्य है यहाँ पे राजस्थान के लोक नृत्य वह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन आता है उसमें दोस्तों यहाँ पे जो 7 सदस्यों की ऐसी टीम बनाई जाती है उसमें दोस्तों एक भी भारतीय नहीं होता है। उसका विरोध है जो कि यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लाला लाजपत राय, जी हाँ, जो लाला लाजपत राय है उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन भारत में जो राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र के और सुधारों को विस्तार को शुरू करने के लिए जो बनाया गया था, इसमें 7 सदस्य शामिल थे जिनमें कोई भी भारतीय नहीं था। सॉरी दोस्तों, जिनमें कोई भी भारतीय नहीं था और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय है जो कि जिन्हें पंजाब ए शेर भी कहा जाता है। जी हाँ, पंजाब के शेर भी कहा जाता है। और इनने ही दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। उस नारे में ही दोस्तों जो भीड़ के अंदर दोस्तों इन्होंने लाठी चार्ज करवाया। जी हाँ, लाठी चार्ज करवाया और इनके सर पर दोस्तों लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे लाला लाजपत राय है एक स्वतंत्रता सेनानी है जो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में इनकी मृत्यु होती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को है जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यदि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपकी चाहे ऐसे CHSL की एग्जाम हो, चाहे आपकी MTS की एग्जाम हो, किसी प्रकार से एग्जाम हो, तो दोस्तों उसमें जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है वहां से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारा विशेष सेशन शास्त्रीय नृत्य नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने उसमें जो भारत की जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य से प्रीवियस ईयर एग्जाम दोस्तों जो 2022 में SSC के द्वारा आयोजित की गई हो या 2023 में आयोजन किया गया हो, समस्त उन क्वेश्चनों का हमने एनालिसिस किया है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपका अवश्य ही MTS के अंदर दोस्तों 1 नंबर कवर होने वाला है। चलिए अगले बात करते हैं कि गद्दाम पद्मजा रेड्डी है जिन्हें कुचिपुड़ी नृत्यांगना के नृत्य के लिए इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही हम बात करते हैं गद्दाम पद्मजा रेड्डी को 2015 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करें 1772 में किसके द्वारा सरकार की दोहरी प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और बंगाल को ब्रिटिशों के सीधे नियंत्रण में लाया गया? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी और यह 1765 से 1772 तक चली। तो 1765 से 1772 तक बंगाल के अंदर जो द्वैध शासन प्रणाली चलती है, इस व्यवस्था के तहत बंगाल के प्रशासन को निजामत और दीवानगी से में विभाजित किया गया और दीवानी कंपनी द्वारा और निजामत निजाम द्वारा संचालित की जाती थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
दोस्तों जो बंगाल के अंदर द्वैध शासन लगाया जाता है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है। जबकि जो द्वैध शासन है वह समाप्त किसके द्वारा किया जाता है, तो उसे दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया जाता है। जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन है 1951 के अंदर दिल्ली के अंदर किया जाता है। जी हाँ, 1951 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर की सूची में किस स्थान पर है, तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान सुनील छेत्री है वह अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर की सूची में किस स्थान पर है, तो ये दोस्तों जो सुनील छेत्री है वह जो ओवरऑल बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड की, तो ये चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो जी हाँ, पहले नंबर पर है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और उसके पश्चात दोस्तों जो चौथे नंबर पर है भारत के सुनील छेत्री बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि चुंबक इस प्रकार से होती है। तो दोस्तों चुंबक में दोस्तों इस तरह से ये दो ध्रुव होते हैं, एक दोस्तों नॉर्थ ध्रुव को डिनोट करता है, एक साउथ जो ध्रुव को डिनोट करता है। और यदि चुंबक को इस प्रकार से दोस्तों किसी सतह से यहाँ पे बांध कर लटकाया जाता है, तो दोस्तों इसकी जो ये दिशा होने वाली है ये उत्तर दिशा बताएगी और ये दक्षिण दिशा हमेशा बताने वाली है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, तो इस प्रकार से दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर यह चुंबकीय रेखाएं होने वाली है। तो चलिए चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। साथ ही अगले क्वेश्चन पे बात करें कि निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो जो निद्रा रोग होता है वह ट्रिपेनोसोमियासिस या सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो दोस्तों जो सीसी मक्खी होती है उसके काटने से यह रोग होता है, जो जिसे निद्रा रोग कहा जाता है, या ट्रिपेनोसोमियासिस रोग भी जिसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार होता है जो कि वित्त मंत्रालय को होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में गरिमा के साथ सबको जीवन जीने का अधिकार है, ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, तो दोस्तों जो आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जी हाँ, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को जो है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जी हाँ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है वह आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2023 में किस रोग को खत्म करने का टारगेट रखा गया है, तो सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसे जो 2023 तक दोस्तों यहाँ पे भारत में बिल्कुल समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है, इसमें आयोडीन दिया गया है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनका जो बंधुता का सही क्रम है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है जो क्लोरीन के पास होती है, फिर उसके पश्चात फ्लोरीन के पास होती है, फिर ब्रोमीन के पास होती है और फिर आयोडीन के पास होती है। तो दोस्तों यह क्रम है जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का बिल्कुल राइट क्रम होने वाला है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें वह है पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 5 ईयर प्लान है या पंचवर्षीय योजना है वहां से भी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यदि आप ने हमारे विशेष सेशन नहीं देखा है पंचवर्षीय योजना का तो वह भी जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से या आपको यहाँ से आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन समस्त को यहाँ पे हमने कवर किया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों सेंसस जो जनगणना होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, फोल्क डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपने दोस्तों जो है एक एक करके ही यहाँ पे आपके नंबर बनने वाले हैं। यदि आपने इन टॉपिकों को कवर नहीं किया गया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिकों को देखकर यहाँ से दोस्तों 1 2 3 नंबर तो बिल्कुल अवश्य कवर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना किसने पेश की थी, तो 1951 में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं उनके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत की गई थी और इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए एक नए बोर्ड का गठन करते हैं जो दोस्तों योजना आयोग जिसे कहा जाता है। और योजना आयोग का गठन कब होता है, तो 15 मार्च 1950 को अंदर, जी हाँ, 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में जो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, तो कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है, तो दोस्तों 39 है, आर्टिकल जो 39 है उसको यहाँ पे जोड़ा गया है और उसमें कहा गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, जो कि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन होता है उस 42वें संविधान संशोधन में जो है जो आर्टिकल 39A को जोड़ा जाता है और इसमें कहा गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, जो कि उल्लेख इस आर्टिकल के अंदर मिलता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम है और कथकली है ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है। यूआरएल का संपूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का संपूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी संपूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब हाल ही ने किसने जीता है, तो महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब अभी हाल ही ने यूएसए ने, अमेरिका ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो हरियाणा ने टोटल दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा ने टोटल 128 पदक जीते हैं, जबकि दोस्तों जो प्रथम स्थान या फर्स्ट पोजीशन जो प्राप्त करता है वह है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने ओवरऑल दोस्तों 161 पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती के बुझने बाद उसकी लो किस रंग की हो जाती है, तो मोमबत्ती को बुझने के बाद उसकी लो है जो ब्लू रंग की, जी हाँ ब्लू रंग की हो जाती है, तो वह नीले रंग की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पांडे शासकों की राजधानी कहाँ थी, जो पांडे शासक है ये दक्षिण में यहाँ पे शासन किया करते थे और यहाँ पे दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वह मदुरै हुआ करती थी, जी हाँ इनकी राजधानी है जो कि मदुरै हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष है जो कि जो वर्तमान दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें ही दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है उसके अंदर इसका जो है उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, दोस्तों मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां होती है, जबकि वर्तमान संविधान के अंदर दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां कर दी गई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो जबलपुर शहर है दोस्तों जो नर्मदा नदी के किनारे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बने हैं शाहबाज शरीफ बने हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है, उपन्यास है पागलखाना, तो पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो 1857 की जो क्रांति होती है उसमें मेरठ शहर से दोस्तों किसने क्रांति का प्रतिनिधित्व किया, तो मेरठ विद्रोह 9 मई 1857 को 1857 की विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया गया है और इसका नेतृत्व है जो कदम सिंह ने किया है। जी हाँ, जो 1857 क्रांति का मेरठ में नेतृत्व जो है कदम सिंह के द्वारा किया गया है और मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी और जेल तोड़ दी थी और 10 मई को उन्होंने दिल्ली मार्च किया था। तो दोस्तों 10 मई को ही 1857 क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी, तो नीति आयोग जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लागू किया गया था। तो जी हाँ, योजना आयोग जिसकी शुरुआत 1950 में की 15 मार्च 1950 में की जाती है, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और दोस्तों जो 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना की गई है, इस नई संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। और दोस्तों जो इसके जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में जो पीएम होते हैं, जी हाँ प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो यह नया फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करें वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन थे, तो 2018 में जो एशियाई खेल होते हैं उनमें ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा होते हैं और नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत जो दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, तब से लेकर दोस्तों जो बहलोल लोधी द्वारा इब्राहिम लोधी
बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है। और उस लोधी वंश के जो अंतिम शासक होते हैं 1526 में इब्राहिम लोधी, तब तक दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत यहाँ पे चलती है। इसमें दोस्तों काफी जो राजवंशों ने शासन किया है, जैसे दोस्तों गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। और दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है उसे लोधी वंश कहा जाता है, पहले वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान दोस्तों ये पहली शासिका थी और भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी, जो कि रजिया सुल्तान थी। अब दोस्तों एक एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप करता है कि रजिया सुल्तान कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करती है, तो दोस्तों 1236 में ये गद्दी पर बैठती है और 1240 में दोस्तों हरियाणा के कैथल में इनकी जो मृत्यु कर दी जाती है और दोस्तों ये 1240 में दिल्ली तक शासन करती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों को बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का एक दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा है जो रोहतांग दर्रा है। अगला क्वेश्चन है माणिक्यलाल वर्मा किससे संबंधित है, तो माणिक्यलाल वर्मा है ऐतिहासिक बिजोलिया आंदोलन के अग्रणी नेता थे और 1965 में उन्हें पद्म भूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो जो माणिक्यलाल वर्मा है, जो बिजोलिया आंदोलन होता है दोस्तों राजस्थान में किसानों का जो सबसे बड़ा आंदोलन जिसे कहा जाता है बिजोलिया आंदोलन, उसके जो प्रमुख नेता थे या अग्रणी नेता माणिक्यलाल वर्मा थे, जिन्हें 1965 के अंदर जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, झारखंड में कौन सी घाटी है, तो झारखंड में पतरातू घाटी है जो बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जो झारखंड में दोस्तों पतरातू घाटी काफी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है, तो हाल ही में योगासन में दोस्तों पूजा पटेल ने जो है गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। तो यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपके आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो अटॉर्नी जनरल कौन थे, महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो एमसी तलवार थे। जी हाँ, जो भारत के प्रथम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो एमसी तलवार थे जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और वर्तमान अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो के वेणुगोपाल अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो CHSL की एग्जाम जो अभी अगस्त माह में हुई है उसमें दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जी हाँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की है जो दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों यदि आज का सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि दोस्तों आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपको, यदि आपने हमारे सेशन नहीं देखे हैं PYQ के, जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जहां पे हमने जीके और कंप्यूटर को कवर किया है। दोस्तों हमने क्या किया है कि यहाँ पे टॉपिक वाइज दोस्तों जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का वीडियो आपको आज मिलने वाला है। तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी 2022 और 23 में SSC के द्वारा या SSC द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली उन एग्जामों में पूछे गए दिल्ली सल्तनत के समस्त क्वेश्चनों का एक जगह समावेश किया है। और यहाँ पे 100 प्लस, जी हाँ 100 प्लस जो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन सभी का हमने जो विस्तार पूर्वक एनालिसिस किया है। और कंप्यूटर में भी दोस्तों टॉपिक वाइज हमने जो कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को है जो टॉपिक वाइज कवर किया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हमने दोस्तों केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से यहाँ पे कवर किया है, फिर उसके बाद एक्सेल से कवर किया है और जो पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इंटरनेट है दोस्तों, भाषा है, लैंग्वेज है, बेसिक परिचय है। इस प्रकार से दोस्तों समस्त हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर किया है और प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चनों का हमने जो एनालिसिस किया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के है। यदि आपको दोस्तों किसी प्रकार का कंटेंट की आवश्यकता होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप दिल्ली पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।